और इसमें जो ट्रेमर्स रहते हैं, जो कंपन बोलते हैं अपन, अगर किसी पेशेंट को कंपन हो रहा है और वो रेस्ट पे हो रहा है, यानी वो अगर ऐसे ही बैठा है और फिर भी हाथ कांपे जा रहा है, जिसको रेस्टिंग ट्रेमर्स बोलते हैं, तो वो पार्किंसंस डिजीज़ का साइन हो सकता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं। नॉन मोटर सिम्टम्स में अगर हम सोचें तो सबसे है कि उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, उनका पेट साफ नहीं होता। बहुत बार पेशेंट का स्टार्टिंग सिम्टम ही कॉन्स्टिपेशन रहता है पार्किंसंस का। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को बॉवेल ब्लैडर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, जैसे यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है, अर्जेंसी होने लगती है पेशेंट को, रात में उनको और अर्जेंसी हो जाती है पार्किंसंस के पेशेंट को। पार्किंसन अगर देखा जाए तो मोस्टली वयस्कर लोगों की बीमारी है, क्योंकि वो आफ्टर 60-65 एज में ही आता है, लेकिन काफ़ी सारे 10-15% पेशेंट्स यंग भी रहते हैं जिनको 40s के बाद में चालू होता है। अगर हम देखा जाए तो ऐसा मूल एक कारण नहीं बोल सकते कि पार्किंसन इसी वजह से होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे पेस्टिसाइड कंजम्पशन अपन बोलते हैं, या फिर मैंगनीज टॉक्सिसिटी अपन किसी को हुई है तो उनको पार्किंसन के पेशेंट आते हैं। किसी को वो बॉक्सेस जो रहते हैं उसमें बहुत बार हेड इंजरी होती है, तो वैसे पेशेंट्स को पार्किंसन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हेलो, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू हमारे अगेन येट अनदर एपिसोड ऑन ग्रे मैटर्स विद डॉक्टर सिकंदर अडवाणी। आई एम योर पॉडकास्ट होस्ट डॉक्टर केतकी, एंड आज हमारा जो एपिसोड है वो काफ़ी ज़्यादा जो पार्किंसंस डिजीज़ के नाम से जो बीमारी जानी जाती है, विच इज़ वेरी मच ऑन द वर्ज, अभी ट्रेंडिंग है, उसकी ट्रेंड भी काफ़ी बढ़ रही है और हमें हमारे आसपास जितनी भी ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ रही है उनमें ये कंडीशन भी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो सबसे पहले इस डिज़ीज़ के बारे में जो हमारे पास विशेषज्ञ आज है वो है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिकंदर अडवाणी सर। वेलकम सर। और आज इस डोपामिन ड्रॉप डिज़ीज़ जो पार्किंसंस डिज़ीज़ है, इसके बारे में आप क्या ब्रीफ करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिकंदर अडवाणी रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ को इतना अच्छा मान दिया है और इतना सराहा है, और उसकी वजह से हमारी हिम्मत होती है कि हम और इसके ऊपर एपिसोड्स बनाएं। और अभी तो अप्रैल मंथ चल रहा है और अप्रैल मंथ इज़ अ पार्किंसंस मंथ, और यूजुअली अपन जो पार्किंसंस मंथ अप्रैल में हम हमेशा एक पार्किंसंस डिजीज़ के लोगों के लिए प्रोग्राम रखते हैं, और इस बार भी हमने रखा है जो सांसवेद करके हमने महानाट्य बनाया है। तो पार्किंसंस डिजीज़ एक न्यूरोलॉजिस्ट के लिए तो कॉमन बीमारी है, और मूवमेंट डिसऑर्डर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर्स में से है, जो कि लगभग हम अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 10 से 12 लाख लोगों को अभी ये बीमारी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि पार्किंसंस उनको है, तो इसकी वजह से वो नोट डाउन नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ 9 से 10 लाख जो बीमारी पता है वो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बाकी बहुत लोगों को है जो हमें पता नहीं रहता। अच्छा, तो इसका मतलब है सर, जो अभी कभार ट्रेमर्स होते हैं, शेकिंग होता है, कुछ मूवमेंट में प्रॉब्लम आता है, क्या वो हम पार्किंसंस के अंडर ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं? सबसे जो समझने की बात है वो है कि ट्रेमर्स यानी पार्किंसंस नहीं होता। पार्किंसंस एक पूरा एक सिंड्रोम है जिनको अपन समझना चाहिए कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, और इसमें जो ट्रेमर्स रहते हैं, जो कंपन बोलते हैं अपन, अगर किसी पेशेंट को कंपन हो रहा है और वो रेस्ट पे हो रहा है, यानी वो अगर ऐसे ही बैठा है और फिर भी हाथ कांपे जा रहा है, जिसको रेस्टिंग ट्रेमर्स बोलते हैं, तो वो पार्किंसंस डिजीज़ का साइन हो सकता है। और जो ट्रेमर्स के साथ उनको स्लोनेस भी होना चाहिए बॉडी में, उनका बैलेंस का भी इशू होना चाहिए, और कहीं ना कहीं बाकी के भी जो नॉन मोटर सिम्टम से होना चाहिए। तो पार्किंसंस का डायग्नोसिस सिर्फ ट्रेमर से उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो ये जो ब्रेडिकाइनेसिया जिसको अपन स्लोनेस बोलते हैं, जो गति उनकी स्पीड कम हो जाती है, यहाँ पे उनका बैलेंस जाना जो ये रहता है, तो ये सब, और रिजिडिटी जिसमें टाइटपन आ जाता है, तो ये सब चीज़ों का अगर मिश्रण है तो ही हम उन्हें बोलते हैं कि ये शायद पार्किंसंस डिजीज़ हो सकता है। तो हम उसको आगे से इवेल्युएशन फिर उस तरह से करते हैं। जी, तो जैसे सर ने अभी कहा है सिंड्रोम होता है, तो सिंड्रोम मतलब कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो सिर्फ कंपन या सिर्फ स्लोनेस, ये एक किसी साइन या सिम्टम से हम पार्किंसंस डिजीज़ है इस नतीजे पे नहीं पहुंचते। देयर हैज़ टू बी अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स व्हेन इट कम्स टू पार्किंसंस डिजीज़। ऑल्दो सर देखा गया है कि बहुत सी बार रोल इन ट्रेमर्स के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि मूवमेंट डिसऑर्डर से पहले हम ट्रेमर्स पे आते हैं?
अगर हम पार्किंसंस डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी समझें तो इसमें जो ब्रेन में है डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है जिसको अपन हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, वो कमी होती है उसकी। अब वो जहाँ पे कमी होती है तो वहाँ पे वो सर्किट्स जो नाम है बेसल गैंग्लिया बोलते हैं जिसको, तो बेसल गैंग्लिया सर्किट्स में पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। और जब वो सर्किट में इम्बैलेंस होता है तो वहाँ पे जो अपने ब्रेन से जो सिग्नल्स है वो ट्रेमर्स फ्लो आउट करते हैं। तो वहाँ से जब ट्रेमर फ्लो आउट होता है तो फिर अपने को हाथ में कंपन दिखता है, और वो कंपन की वजह से हमें जो पिल रोलिंग हम बोलते हैं या रेस्ट ट्रेमिंग बोलते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ब्रेन में वो डिसबैलेंस हो गया है। और वो बैलेंस क्योंकि डोपामिन की कमी की वजह से होता है तो वो पेशेंट स्लो भी हो जाता है और उसका उत्साह भी कम हो जाता है। जी, तो मतलब स्वाभाविक तौर पे सर, क्योंकि आजकल हर कोई डोपामिन को चेज़ कर रहा है, एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी, और डोपामिन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स इतने ज़रूरी है हमारे डे टू डे लाइफ को बैलेंस रखने में, अच्छा रखने में। तो जब डोपामिन की इन इटसेल्फ कमी हो रही है पेशेंट्स में तो उनका सफरिंग काफ़ी ज़्यादा होता होगा। तो अलोंग विथ ट्रेमर्स या मूवमेंट्स हमें और कौन सी चीज़ें हैं जिस पे विशेष ध्यान देना पड़ता है? इसका ही रिलेशन इवन डेमेंशिया से भी हो सकता है? बिल्कुल, पार्किंसंस में 2 टाइप के सिम्टम्स दिखते हैं। सबसे पहले जो मोटर सिम्टम्स हैं जो सबको पता रहते हैं, उसमें ट्रेमर्स आते हैं, कंपन होती है, पेशेंट स्लो हो जाता है, पेशेंट का बैलेंस बिगड़ता है, पेशेंट बहुत टाइट हो जाता है जिसको हम रिजिडिटी बोलते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं। नॉन मोटर सिम्टम्स में अगर हम सोचें तो सबसे है कि उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, उनका पेट साफ़ नहीं होता। बहुत बार पेशेंट का स्टार्टिंग सिम्टम ही कॉन्स्टिपेशन रहता है पार्किंसंस का। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को बॉवेल ब्लैडर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, जैसे यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है, अर्जेंसी होने लगती है पेशेंट को, रात में उनको और अर्जेंसी हो जाती है पार्किंसंस के पेशेंट को। इसके अलावा जो नॉन मोटर सिम्टम्स में आते हैं, एनोस्मिया, स्मेल चले जाना, किसी की स्मेल चले जाना, वो भी एक अर्ली साइन होता है पार्किंसंस का। उसके बाद में अगर हम सोचें तो उसमें स्लीप प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है जिसको अपन REM स्लीप मूवमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं। यानी पेशेंट्स को बहुत सारे सपने दिखते हैं और सपनों की वो एक्टिंग करते हैं, और वो सपने भी एक्टिंग करते हैं, यानी हाइपर मोटर हो जाते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, आजू बाजू में जो उनके साथ सोते हैं तो कभी कभी उनको भी वो, उनके लिए भी हमलेदार ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर हमला कर दें क्योंकि वो देखते हैं कि कोई मुझे मारने आ रहा है। तो ये जो स्लीप प्रॉब्लम्स है, उसके बाद में साइकोसिस है। उनको पेशेंट को कभी कभी एडवांस स्टेज में ऐसा दिखता है कि कोई मेरे से बात कर रहा, कोई वहाँ खड़ा है जो मुझसे बात कर रहा, उनको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है, विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं, ऑडिटरी कभी कभी हेलुसिनेशंस होते हैं। पेशेंट साइकोसिस में जाता है, यानी वो ऐसे भ्रमिष्टपना जैसा अपन बोलते हैं, भ्रम में चले जाता है, वो बातें करता है खुद से। और डिमेंशिया यानी कि उनका मेमोरी प्रॉब्लम्स होने लगता है। जो डिमेंशिया होता है वो एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन होता है, यानी कि उनको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में या उनकी पूरी तरह से मेमोरी में इश्यूज आने लगते हैं। तो पार्किंसंस ना कि सिर्फ मोटर सिम्टम्स का है, नॉन मोटर सिम्टम्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। और जब हमारे पास पेशेंट्स मोस्टली वो नॉन मोटर सिम्टम्स के लिए ही पहले आते हैं। जी, और कहा जाए तो व्हेन इट कम्स टू पार्किंसन सर, ये ट्रेमर्स और मूवमेंट या बैलेंस जाना, इसी को ज़्यादा हाइप किया गया है, जबकि जो नॉन मोटर सिम्टम्स के बारे में बहुत जानकारी अभी तक बहुत ज़्यादा है नहीं लोगों को। तो मुझे ऐसा कहना है कि जो नॉन मोटर सिम्टम्स है वो डेमेंशिया, कब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए लोगों ने? मुझे लगता है कि पार्किंसंस में, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताऊं तो एक पेशेंट था और वो एजुकेशन ऑफिसर थे वो, और उनको काफ़ी लिखने का काम पड़ता था। तो जब उन्होंने अपना हैंडराइटिंग बदलते हुए देखा, यानी उनकी हैंडराइटिंग जो नॉर्मली इतनी लेजिबल थी, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग थी, वो अचानक से उनकी हैंडराइटिंग की साइज़ कम होने लगी। तो जैसे वो कम होने लगी तो वो, क्योंकि वो एजुकेशन ऑफिसर, इंटेलिजेंट, तो वो सिर्फ हैंडराइटिंग मेरी चेंज हो रही है इसके लिए मेरे पास आए थे। और जब वो आए तो हमने देखा कि उनको थोड़ा सा रेस्ट ट्रेमर्स भी थे, उनको स्लोनेस था बॉडी में, उनका बैलेंस था, जो कि उन्होंने वो नोटिस नहीं किया था क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी करते थे तो उनको वो नोटिस में नहीं आया। लेकिन वो हमने देखा कि उसके बाद में जो जस्ट सिर्फ हैंडराइटिंग चेंज हुई उसकी वजह से वो हमारे पास आए। तो अगर ऐसे हमने फिर डायग्नोस किया पार्किंसंस और फिर उनको जब मेडिसिन चालू की तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसे हो गए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि अपन क्या सोचते हैं। कभी कभी सबसे पहला सिम्टम हो सकता है पार्किंसंस का कि शोल्डर मोबिलिटी कम हो जाती है। अब वो शोल्डर मोबिलिटी होती है, शोल्डर में टाइटनेस, रिजिडिटी होती है, उसकी वजह से पेशेंट को दर्द होता है। तो वो
कम से कम 10-15 ऑर्थोपेडिशियंस को दिखाता है, इधर उधर जाता है, लेकिन तब तक उनको पिकअप नहीं होता कि उनको है क्या। तो एक्चुअली वो पार्किंसंस डिजीज़ रहता है उनको। तो ये जब पहुंचते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तब वो समझ में आता है कि वो पार्किंसंस है। जो नॉन मोटर सिम्टम्स हमने डिस्कस किए वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पार्किंसंस डिजीज़ एक अलग बीमारी है और पार्किंसन प्लस जो उनके भाई हैं वो अलग है। तो ये जो भी पार्किंसंस प्लस के बारे में बोलते हैं, जिसमें कि हम, अगर मैं इंग्लिश भाषा में बोलूं जो कि नॉमेनक्लेचर है, तो उसमें प्रोग्रेसिव सुप्रानुकल पाल्सी, PSP, MSA, CBD, ये जो डिफ़िकल्ट बीमारियां हैं उसमें नॉन मोटर सिम्टम्स पार्किंसंस जैसे बहुत कॉमनली दिखते हैं। तो जब पेशेंट आता है तो डिपेंडिंग कि उनको कौन से सिम्टम्स प्रीडोमिनेंट है, उनको किस तरह से रिस्पॉन्स है दवाइयों को, और उनके नॉन मोटर सिम्टम्स कौन से हैं, उस तरह से हम डिसीजन लेते हैं कि ये पार्किंसंस डिजीज़ है या पार्किंसन प्लस है। इन दोनों में फ़र्क इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जो पार्किंसंस डिजीज़ है उसका जो लाइफ है, उसका जो प्रोग्नोस्टिकेशन है वो अलग होता है। उसको दवाइयों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी आता है और उसमें अपन बहुत सारे अलग अलग एवेन्यूज़ है ट्रीटमेंट के अवेलेबल। और जो पार्किंसन प्लस है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बीमारियां हो जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनमें अपने को बहुत सारा रिहैबिलिटेशन और ये करना पड़ता है, दवाइयों को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहता उनका। तो इसलिए हमको सबसे पहले डिसीजन लेना पड़ता है कि हम डायग्नोसिस एकदम प्रॉपर करें कि पेशेंट को पार्किंसन डिजीज़ है, और वो डायग्नोसिस के बाद उनको जो आगे का प्रोग्नोस्टिकेशन है हम उस हिसाब से बताते हैं, जो ही हमारा डायग्नोसिस है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर ये पॉइंट बताया आपने, क्योंकि पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में तो खैर आजकल गूगल सर्च में भी मिल जाए, पर ये पार्किंसन प्लस जो बीमारी है इसके बारे में बहुत लिटरेचर मेरे पढ़ने में एटलीस्ट नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं सबसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेमर्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट मूवमेंट डिसऑर्डर्स, पर ये एक सिंड्रोम है और हमें बहुत ही बारीकी से देखना चाहिए खुद के कोई भी सिम्टम साइन या अपने आसपास के लोगों के कोई भी सिम्टम साइन जो अनयूजुअल है उसको नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है पार्किंसंस की कहीं ना कहीं से शुरुआत है। इसी के साथ मैं आना चाहूँगी सर उस पॉइंट पे कि इसके क्या मतलब रिस्क फैक्टर्स है, ये जेनेटिक हो सकता है क्या, या फिर सिर्फ एज रिलेटेड है क्या? पार्किंसन अगर देखा जाए तो मोस्टली वयस्कर लोगों की बीमारी है, क्योंकि वो आफ्टर 60-65 एज में ही आता है, लेकिन काफ़ी सारे 10-15% पेशेंट्स यंग भी रहते हैं जिनको 40s के बाद में चालू होता है। अगर हम देखा जाए तो ऐसा मूल एक कारण नहीं बोल सकते कि पार्किंसन इसी वजह से होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे पेस्टिसाइड कंजम्पशन अपन बोलते हैं, या फिर मैंगनीज टॉक्सिसिटी अपन किसी को हुई है तो उनको पार्किंसन के पेशेंट आते हैं। किसी को वो बॉक्सेस जो रहते हैं उसमें बहुत बार हेड इंजरी होती है, तो वैसे पेशेंट्स को पार्किंसन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो जेनेटिक पार्किंसन है वो भी 10 से 15%, 5 से 15% के रेंज में कहीं तो भी वो जेनेटिक पार्किंसन आते हैं, जहाँ पे वो फैमिली के जीन्स में प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से उनको पार्किंसंस जैसे सिम्टम्स और पार्किंसन डिजीज़ हो सकता है। तो उसमें भी बहुत सारी अभी रिसर्च हुई है, तो उसमें बहुत सारे जीन्स भी पता किए हैं कि जिसकी वजह से ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है और जिसकी वजह से फैमिलीज़ में ये पाया जाता है। तो पार्किंसंस का मोस्ट ऑफ द जो रीज़न रहता है वो इडियोपैथिक, यानी कि हमें पता नहीं रहता, लेकिन बहुत सारी बाकी की जो चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट आता है तो ये सब चीज़ें हम पूछते हैं कि इनको कोई सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म तो नहीं हुआ। तो इस मतलब इडियोपैथिक जब हम कोई भी बीमारी बोलते हैं तो जब किसी चीज़ का कारण नहीं पता तो ऑब्वियसली उसका प्रिवेंशन बहुत मुश्किल होता है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट इन पार्किंसंस पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे हम बीपी और शुगर बीमारियां हैं जिसमें हम दवाइयों से कंट्रोल रखते हैं, वैसे ही पार्किंसंस बीमारी हम दवाई से बहुत अच्छे से कंट्रोल में रख पाते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट 20-20, 30-30 सालों से पार्किंसंस है उनको, और वो अपना लाइफ नॉर्मल जी रहे हैं। बस हमें ये समझना है कि वो प्रोग्रेसिव बीमारी है, वो धीरे धीरे डोपामिन सेल्स अपने कम होंगे ब्रेन में, तो उस हिसाब से अपने को डोज दवाइयों का एडजस्ट करना पड़ता है। पार्किंसंस में सबसे अच्छी बात यह है कि जो दवाई अवेलेबल है सिंडोपा, जिसको डोपामिन बोलते हैं,
तो वो एक नेचुरल यानी डोपामिन है जो हम दे रहे हैं, जो कम है वो अपन दे रहे हैं पेशेंट को। तो हमारे जो पेशेंट्स आते हैं और उनके बहुत सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं कि एक तो मैं कितने दिन लूँ ये दवा, तो उनको मैं ये पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहूँगा कि हमें ये दवा लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। ये एक दवा ऐसी है कि जो हमें हमारे बॉडी में कम है, अपने को देना है। वो कौन सी मात्रा में देनी है वो आपको डॉक्टर बताते हैं कि कैसे देनी है, क्योंकि ये दवा जब हम चालू करते हैं तो डोज कम लगता है, क्योंकि जब तक वो 70-80% डोपामिन के सेल्स ख़त्म नहीं होते तब तक पेशेंट को पता नहीं चलता कि उनको पार्किंसंस है। तो जब हम डोपामिन चालू करते हैं पेशेंट को तो हम बहुत लो डोज में चालू करते हैं और देखते हैं कि कौन से डोज में उनकी लाइफस्टाइल हैम्पर ना हो। यानी सपोज कोई एक्टिव पेशेंट है जो कि जिनको काम करना पड़ता है, तो हम उनकी दवाइयाँ वैसे एडजस्ट करते हैं कि जब वो काम पे जाएं और जब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है तब उनको डोपामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम उनका डोज उस तरह से एडजस्ट करते हैं कि आप इस समय ये डोज लो, आपका जो लाइफस्टाइल है उस हिसाब से आपका डोज क्या होना चाहिए। धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो डोज है वो अपने को ज़्यादा देना पड़ता है, और कभी कभी पेशेंट को 4-4 घंटे में, कभी कभी पेशेंट को रात को समझो बहुत सारी दवाइयाँ हो जाती है सिंडोपा की। तो डिपेंडिंग कि उनकी जो कैपेसिटी कितनी है, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, तो वो इस हिसाब से हम दवाइयाँ देते हैं। दूसरा जो मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ डायरी मेंटेन करने के लिए, जिसको पार्किंसंस डायरी बोलते हैं हम। तो पार्किंसंस डायरी में हम क्या लिखते हैं कि कौन से टाइम पे उन्होंने दवाई ली, कौन से टाइम पे उसका एक्शन चालू हुआ और कौन से टाइम पे उसका एक्शन ख़त्म हुआ। तो इसमें 2 फेजेस रहते हैं, ऑफ और ऑन फेज। ऑन फेज यानी कि जब उनको अच्छा लग रहा है, जब वो दवाई ली और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सब कुछ काम मेरा कर पा रहा हूँ, रूटीन का काम, तो उसको मैं ऑन फेज बोलता हूँ। और ऑफ फेज यानी जब मैं एकदम स्लो हो गया हूँ, डल हो गया हूँ, मेरे से उठना नहीं हो रहा, मैं जैम हो गया हूँ, उसको हम ऑफ फेज बोलते हैं। कभी कभी पेशेंट को दवाई लेने के बाद में मूवमेंट्स होती है जिसको हम डिस्काइनेसियाज बोलते हैं। तो वो डिस्काइनेसियास कौन से टाइम पे आ रहा है, दवाई के कितने बाद आ रहा है, पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, तो वो सब डायरी में हम लिखने को बोलते हैं। तो ये हमने ये एक्सरसाइज अभी कुछ महीनों पहले चालू की, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स होशियार भी हैं, वो सब लिख के लाते हैं कि 24 घंटे में कौन से टाइम पे वो दवा ले रहे हैं, कौन से टाइम पे वो ऑन फेज़ में है, कौन से टाइम पे वो ऑफ फेज़ में है। वो हम जब देखते हैं वो डायरी, तो हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा टाइम पे उनको दवाइयाँ किस तरह से डोज एडजस्ट करना चाहिए। तो जो पार्किंसंस का मैनेजमेंट है वो सिंडोपा पे है, बाकी की सपोर्टिव दवाइयों पे है, लेकिन वो पेशेंट को समझना पड़ेगा कि मुझे कौन से समय पे मेरे को सिंडोपा चाहिए या दवाई चाहिए, डोपामिन की दवा चाहिए। तो ये सब डायरी हमें बहुत मदद करती है उनको मैनेजमेंट में। तो सर आपने जैसे कहा सिंडोपा या डोपामिन की जो दवाई है वो लाइफ लॉन्ग पेशेंट को लेना ज़रूरी है, तो वो एक गोल्डन 50 इयर्स वाला मार्क क्या होता है? एक्चुअली पहले बहुत सारी ऐसी धारणाएं थी कि बाद में सिंडोपा का डोज एक्शन करना बंद कर देता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। तो डेफिनेटली ये इसमें कुछ सच्चाई ये है, इसलिए है क्योंकि पेशेंट का जो इलनेस है पार्किंसंस वो प्रोग्रेसिव है, वो बढ़ते जा रहा है, डोपामिन कम होते जा रहा है। तो बाद में फिर डोपामिन, अंदर का डोपामिन कुछ भी नहीं बचता, तो अपने यहाँ के डोपामिन को भी उतना एक्शन में असर नहीं आता है। तो पेशेंट को बहुत सारा फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। इसमें हम बहुत सारे टर्म्स यूज़ करते हैं, वियरिंग ऑफ फिनोमिनन, डोपामिन रिलेटेड मोटर फ्लक्चुएशंस। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए अपने पास कुछ और दवाइयाँ रहती है, जैसे डोपामिन अगोनिस्ट है। उसके बाद में अपने पास कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्रेशन को थोड़ा बहुत कम करता है, जैसे माओबी इनहिबिटर्स है। तो ये सब चीज़ों में हम दवाइयों का जो मैनेजमेंट है पेशेंट को उस हिसाब से करते हैं कि उनकी जो दवाइयाँ हैं वो मैक्सिमम इफ़ेक्टिव रहे और मैक्सिमम समय तक वो इफ़ेक्टिव रहे। तो हैविंग सेड दैट ये जो लाइफ लॉन्ग दवाइयों का चक्कर है, इट इज़ मतलब एक बार सर हम समझ सकते हैं कि एज ओल्ड पॉपुलेशन में हो रहा है, पर अभी देखा जाए तो लाइक मतलब हर एक स्पाइक पे
कुछ 4 लोगों को जो पार्किंसंस हो रहा है, दे आर फाउंड टू बी बिलो 40s। और कोई हॉलीवुड एक्टर थे जिनका स्टोरी मैंने पढ़ा था, उनको तो काफ़ी यंग एज में, लाइक व्हेन ही वाज ऑन द पीक ऑफ हिज करियर इन हिज 20s, तब उनको पार्किंसंस ने हिट किया। तो ऐसी केसेस में पेशेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहता है टू मेडिसिन, बिकॉज इनके न्यूरॉन्स अभी भी यंग है, तो वो काफ़ी हद तक डोपामीन सिक्रीशन में हेल्प कर सकते हैं ज़्यादा। तो इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट? यस, देर इज़ डिफरेंस। या जो यंग उम्र में पार्किंसंस होता है तो हम यूजुअली उनको डोपामिन अगोनिस्ट देते हैं देखने के लिए, और सिंडोपा हम अपने पास बचा के रखते हैं बात के लिए। तो डिपेंडिंग की सिम्टम की सीवियरिटी कितनी है और पेशेंट का रिस्पांस कैसा है, उस हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। डोपामिन का रिस्पांस उनको बहुत अच्छा रहता है, लेकिन क्योंकि यंग एज पे चालू हुआ तो फिर वो डोपामिन का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। तब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स के लिए एक ऑपरेशन रहता है जिसको अपन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या करते हैं कि एक बेसिकली डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम इम्प्लांट कर देते हैं पेसमेकर, जो कि स्टिमुलेट करता है डोपामिन को वहाँ पे। ऐसा नहीं कि उनको दवाइयाँ बाद में नहीं लगती, लेकिन दवाइयों का प्रमाण लगने का वो कम हो जाता है। हमने हमारे हॉस्पिटल में भी कुछ लोगों के स्पेशली यंग ऑनसेट पार्किंसंस जिनका दवाई का असर उतना आ नहीं रहा था, जहाँ जिनको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो रहे थे, उनको हमने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करवाया है और उनका भी इफ़ेक्ट काफ़ी पॉजिटिव रहा है। और हम ऐसे चुन के पेशेंट को, सिलेक्टिव पेशेंट्स को वो सर्जरी के लिए हम बोलते हैं, और वो पेशेंट्स में जो जिन पे ऐसा लगता है कि इनको सर्जरी करके डेफिनेटली फ़ायदा ज़्यादा होने के चांसेस है, तो उन्हीं को हम सर्जरी के लिए भेजते हैं। तो सर, ये DBS के लिए क्या चेकलिस्ट होती है, मतलब कौन से पेशेंट इसको क्वालिफाई करते हैं? यूजुअली जो DBS पेशेंट्स हैं वो वही पेशेंट्स होते हैं जिनको सिंडोपा का बहुत अच्छा रिस्पांस है। अगर पेशेंट को सिंडोपा का रिस्पांस नहीं है तो वो DBS का भी रिस्पांस नहीं आएगा, क्योंकि DBS भी वही काम कर रहा है बेसिकली, इलेक्ट्रिकल अपन जो पेसमेकर बोल रहे हैं वो डोपामिन जैसा ही काम कर रहा है। तो पेशेंट का पूरा क्वालिटेटिव असेसमेंट होता है पहले कि वो उसका रिस्पांस कैसा है, उसका UPDRS स्कोरिंग होता है, उसके बहुत सारे अलग अलग स्कोर्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल जहाँ पे भी DBS होता है वो करते हैं। अगर वो पेशेंट क्राइटेरिया में फिट बैठता है और ऐसा लगता है कि वो पेशेंट को फ़ायदा होगा तो ही हम उसको सब्जेक्ट करते हैं। जी, क्योंकि दिस इज़ अगेन वेरी क्रूशियल। जितने भी यंग पेशेंट्स होते दे आर ऑफ कोर्स काफ़ी प्रोफेशनली भी उनको बहुत दिक्कत होती है। लिविंग विद पार्किंसन इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। तो ऐसी केसेस में ऑल्सो सर टाइमिंग अगेन हैज़ अ रोल टू प्ले, कि जिस वक्त पे वो डायग्नोज हो रहे हैं एंड देयर रिस्पॉन्स टू रिकवरी। एक्चुअली पार्किंसंस डायग्नोज होने के बाद में अगर हमने कुछ बातों का ध्यान रखा तो डेफिनेटली हम उसको बहुत समय के लिए प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, यानी जो डोपामिन बन रहा है शरीर में हम उनको बनाते रहने दे सकते हैं। किस तरह से? तो एक तो दवाइयाँ है ही हमारे पास जो हम दवाई देते हैं। उसके अलावा हम जो पेशेंट्स को फिज़िकल एक्टिविटी करने बोलते हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो फिज़िकल एक्टिविटी से भी हमने बहुत सारी स्टडीज़ है जिसमें बताया कि जो पेशेंट्स फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं जिसमें तो उसमें डोपामिन नेचुरली सिक्रीट होता है। उसके अलावा जो हम बोलते हैं डांस एंड मूवमेंट डिसऑर्डर थेरेपी, तो डांस एंड मूवमेंट थेरेपी जो DMT रहता है उससे भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। तो इसका हमने एक 7 साल पहले से हम हमारे हॉस्पिटल में ही एक डांस थेरेपी और म्यूज़िक थेरेपी हम करवाते हैं पेशेंट्स का। तो उससे हमने ये देखा है कि डेफिनेटली जो फिज़िकल मूवमेंट्स से, डांसिंग में जो फिज़िकल मूवमेंट्स होती है उससे एक तो शरीर अच्छा रहता है, उससे नेचुरली फिज़िकल फिटनेस भी बढ़ता है, और उससे डोपामिन का जो रिक्वायरमेंट है डोजेस का सिंडोपा का वो थोड़ा ना थोड़ा कम होता है। तो अगर पेशेंट अपना पैशन फॉलो करे या फिर वो बाकी की एक्टिविटी अच्छे से रखे तो वो अपन दवाइयों का डोजेस प्लस ये जो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज से हम पेशेंट को ज़्यादा दिन तक अच्छे से एक्टिव रख पाते हैं। हाँ, तो बिकॉज अगेन यहाँ पे एक जो कंसेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, करता ही है। आई मीन न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब अगर फॉर से एग्जाम्पल 80% न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन सेल्स है अगर उन्होंने काम करना कम कर दिया
तो जो 20% हेल्दी न्यूरॉन्स है वो अपना रीअरेंज और रीवायरिंग करके वो ब्रेन को फंक्शनल रखेंगे। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें हर चीज़ में सर काम आती है, और इसको बढ़ाने के लिए देयर आर सर्टेन हैक्स और ट्रिक्स और क्या कहते हैं डिसिप्लिन, जो मैं चाहूँगी कि सर आप एक इलैबोरेटिव वे से हमें समझाएं। न्यूरोप्लास्टिसिटी लाइफ लॉन्ग चलती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी हम अपने ब्रेन में ऐसे वायरिंग्स जो है वो वापस से लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे अपन किसी मेटल को अपन मोड़ते हैं वो उस तरह से मुड़ जाता है। तो अगर हम अपने ब्रेन को भी इस तरह से हम समझाएं, उसमें बार बार वो सर्किट्स को एक्टिव रखें, तो वहाँ पे हम उसको वापस से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। और न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बहुत कॉमन है। हमने लास्ट के पॉडकास्ट में डिस्कस किया कि स्ट्रोक पेशेंट्स को कैसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी फिजियोथेरेपी फिजिकल थेरेपी से वापस उनको बैक टू नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही पार्किंसंस में भी डांस एंड मूवमेंट थेरेपी और आर्ट थेरेपी और एक म्यूज़िक थेरेपी, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। एक पेशेंट है हमारी पार्किंसंस डिजीज़ की जो बहुत अच्छे से पेंटिंग करते हैं और उनको पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। यानी इनिशियली हमको सिंडोपा हर 4 घंटे में देना पड़ता था, और बाद में फिर उन्होंने अपने आप को इतना एक्टिव रखा और उसमें पेंटिंग्स वगैरह करना चालू किया, और उन्होंने अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर लिया उसमें। तो उसके बाद हमने देखा कि डेफिनेटली उनके जो रिक्वायरमेंट है डोजेस की वो कम होने लगी। और उसके अलावा जो डांस एंड मूवमेंट थेरेपी है, इसमें क्या होता है कि जो बेसल गैंग्लिया सर्किट्स है जिसकी वजह से डोपामिन कमी की वजह से पार्किंसंस हो रहा है, तो डांस और जो मूवमेंट थेरेपी है अलग सर्किट है इसका। तो वो उसको न्यूरोप्लास्टिक वो ओवर एक्टिव वो करके बार बार उसको एक्टिवेट करके वो टेक ओवर कर लेता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एटलीस्ट पेशेंट को बहुत आसानी होती है समझने में, मूवमेंट करने में। एक मैंने कहीं देखा था, एक टेड पे टॉक आया था कि जिसमें एक डांसर एक बहुत प्रोफेशनल आदमी को जब डॉक्टर ने बताया कि पार्किंसंस है, तो उन्होंने डांस इन्वॉल्व कर लिया खुद को, और फिर डांस में खुद को इन्वॉल्व कर दिया कि ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स हो गए उनको, एंड बट हिज प्रोग्रेशन वाज नॉट एज फास्ट एज अदर्स। तो डेफिनेटली ये जो डांस मूवमेंट थेरेपी है, आर्ट थेरेपी है, इससे अपने जो ब्रेन में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के चेंजेस आते हैं, जो केमिकल के जो चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से वो पॉजिटिव डेफिनेटली बैलेंस बनता है, जिसकी वजह से हमें जो प्रोग्रेशन है हम उसको डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्लो करने में हेल्प करता है। ये कंसेप्ट ही बहुत वंडरफुल है सर कि हम हमारे ब्रेन को इन अ वे ट्रेन ही कर रहे हैं फॉर बेटर रिकवरी। तो क्या जैसे आप कहेंगे कि कोई हॉबी, स्पेशली म्यूज़िक हो गया या आर्ट हो गया, तो ये हॉबी अगर जनरली भी हम सब लोग हमारे रूटीन का एक हिस्सा बनाएं अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज और जो हमारे रूटीन है, तो क्या इससे स्लोइंग ऑफ डिजेनरेटिव डिजीजेस होता है, इंक्लूडिंग पार्किंसंस एंड ऑल द न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस? स्लोइंग ऑफ डिजीजेस इन सब चीज़ों से प्रूव तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली WHO रिकमेंड करता है इसे। और कैसा है कि हम अपने स्पेशल सेंसेस को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। जैसे हमने लास्ट के पॉडकास्ट में भी, बर्नआउट में भी डिस्कस किया था कि हम अपने सभी स्पेशल सेंसेस, चाहे वो ईयर्स हो, आईज़ हो, स्मेल हो, इन सब चीज़ों को हमें एक्टिव रखना चाहिए। तो वो हॉबी अपनी जो डांसिंग है, सिंगिंग है, या फिर स्पोर्ट्स में कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो हमेशा एक्टिव रखेंगे तो डेफिनेटली हम हमारे ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखते हैं। क्योंकि ये कोई जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है उससे अपने ब्रेन में एक BDNF बोलते हैं, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है, और वो ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से अपने जो ब्रेन के सेल्स है वो हेल्दी रहते हैं। तो ये जो स्टडी मैं BDNF की बता रहा हूँ, ये हार्डली मुझे लगता है कि 3 महीने पहले ही एक अपडेट हुई थी, जिसमें उन्होंने हायर फिजिकल एक्टिविटी वाले लोगों में देखा कि दे हैव वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BDNF इन देयर ब्रेन्स, और उसकी वजह से उन्होंने देखा कि वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ज़्यादा दिन तक उनके जो डीजनरेशन है वो डेफिनेटली उनमें स्लोइंग होती है। वंडरफुल। तो परस्यूइंग अ हॉबी ये ना सिर्फ बच्चों के लिए पर हर एज के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हमने हमारी हॉबीज़ ना सिर्फ एक रूटीन फिनोमिनॉन लेकिन एक कंपल्सरी एक्टिविटी के तौर पे हमने उसको देखना चाहिए। तो हैविंग सेड दैट, हमने बात कर ली सर ट्रीटमेंट की, हमने बात कर ली सिंडोपा और DBS की। तो इसमें
कई तरह के एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स डायरेक्टिव्स भी है, स्पेशली जो स्टेम सेल थेरेपीज़ है, पर बहुत डाइसी सिचुएशन है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि न्यूरॉन्स आर वन ऑफ दो सेल्स जो कभी रीजनरेट नहीं होते हैं। तो स्टेम सेल्स का जो पूरा बोलबाला है अभी, हाउ मच इज़ इट इफेक्टिव, और इसके आगे व्हाट इज़ द फ्यूचर? इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि स्टेम सेल्स अभी भी रिसर्च में हैं, और जापान में अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था जिससे स्टेम सेल थेरेपी का और उन्होंने रिसर्च थोड़ा ज़ोर पकड़ा है। लेकिन जब तक कुछ फुल प्रूफ नहीं आता है तो ये कोई भी इस चीज़ में ना फंसे, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी कभी फंस जाते हैं कि पार्किंसंस में हम स्टेम सेल थेरेपी करवाएंगे, और कुछ लोग करवा के भी आए हैं हमारे पेशेंट्स। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ों में हमें नहीं जाना है, क्योंकि अभी रिसर्च में है, अभी तक क्लिनिकल उसका एप्लीकेशन नहीं हुआ है। जब भी वो क्लिनिकल एप्लीकेशन उसका होगा तो डेफिनेटली सब मीडिया वगैरह में आ जाएगा। तो स्टेम सेल थेरेपी डेफिनेटली थियोरेटिकली अच्छा लगता है, और उसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है, लेकिन अभी तक प्रूव्ड नहीं है इन पार्किंसंस डिजीज़। दूसरा है कि पार्किंसंस डिजीज़ में जो एडवांस हुआ है वो ये है कि डिलीवरी ऑफ डोपामिन अपन कैसे इम्प्रूव कर पाएँ। तो उनको अपन किस तरह से वो GI ट्रैक के थ्रू अपन ज़्यादा दिन दे सकते हैं क्या, या कंटिन्यूस पैच लगा के वो दे सकते हैं क्या। तो उसके ऊपर एडवांस चालू है, और डेफिनेटली वो हेल्प करेगा, क्योंकि वो प्रूवन है। अगर हम पेशेंट्स को अपोमॉर्फिन जैसे है कि को बहुत ज़्यादा पेशेंट जब ऑफ फेज़ में है, वो चल नहीं पा रहे हैं, डोपामिन एक्ट नहीं कर रहा है, तो अपन क्या उनको कुछ और दे सकते हैं क्या, या डिलीवरी ऑफ द ड्रग इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर दवाई का डोज जो है वो ज़्यादा देर तक चले उसकी टेक्निक्स अपन यूज़ कर सकते हैं क्या। तो इन सब चीज़ों पे रिसर्च चालू है, और वो चीज़ें यूज़ में भी आ रही हैं, और वो डेफिनेटली अभी आ भी जाएगी। हाँ सर, ये जो पॉइंट आपने बताया है कि स्टेम सेल थेरेपी इज़ नॉट व्हाट टू से प्रूवन अभी तक, तो बहुत सी बार स्पेशली जो स्टेम सेल बैंक का कंसेप्ट है, वो लोग हमेशा उनके उनके मेन्यू कार्ड जो होता है कि इन डिजीजेस पे द स्टेम सेल्स कैन वर्क, स्पेशली बच्चा डिलीवर होते साथ दे आस्क अस टू प्रिजर्व द कॉर्ड स्टेम सेल्स। तो उसमें उन्होंने अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस के क्लेम ऑल्दो किए हैं, but as you rightly said कि that is still under investigation, and one must always take an opinion before going to Exactly, we should not go ahead with stem cell therapy as if of now। अभी तक अपन ने इसमें कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब वो अगर कुछ प्रूवन होता है, बाद में कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ आती हैं जो कि रोबस्ट हो, उसके बाद ही हम उसके बारे में सोचना चाहिए। Very well said sir, and अभी we have spoken a bit on लिविंग विथ पार्किंसंस डिजीज़, लेकिन लिविंग विथ अ पार्किंसन डिजीज्ड पर्सन ये इन इटसेल्फ ही ट्रिकी हो सकता है। तो कैसे डील करना है अगर घर में कोई पार्किंसंस पेशेंट है, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ टू हैंडल? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके केयर गिवर्स का, उनके रिलेटिव्स का ये कारण रहता है कि हमने क्या करना चाहिए। क्योंकि पार्किंसंस पेशेंट्स को जैसा अपन ने किया, किसी मूवमेंट का ही प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपन दवाई का डोज एडजस्ट करके इधर उधर दे सकते हैं। लेकिन जो नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं, जो बाद में पता चलते हैं कि उनको कुछ दिखता है, वो चिल्लाते हैं, रात में बहुत ज़्यादा बड़बड़ करते हैं, उनको सपने दिखते हैं, तो पेशेंट खुद से नहीं कर रहा, वो डिजीज़ की वजह से कर रहा है। तो ऐसे इसमें कुछ घर में मॉडिफिकेशंस हमें करने पड़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें जो मॉडिफिकेशंस है ये है कि एक तो पेशेंट का बैलेंस जाने के बहुत चांसेस रहते हैं, उनका बैलेंस ब्रेन की वजह से भी जाता है, और बीपी की जो गोलियां रहती है, पार्किंसंस की वजह से बीपी कम भी होता है खड़े होने पे, तो वो उसी वजह से भी गिरते हैं। तो एक तो ये है कि फॉल प्रिवेंट करने हमें, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमें उनके बेड के आजू बाजू में इस तरह से रखना है कि कुछ रॉड पकड़ने के लिए उनको रखना है। हमें उनको रात को जब भी वो सोते हैं तो उनके इसमें लाइट बंद नहीं होनी चाहिए, लाइट थोड़ी सी शुरू रहनी चाहिए। जब वो बाथरूम में जाते हैं तो हमने बाथरूम अपना बेड से लेके बाथरूम तक कुछ ऐसे पकड़ने के लिए कुछ बना देने चाहिए, रॉड्स या फिर रस्सी लगा देनी चाहिए। ये सब उन पेशेंट्स के लिए जो एडवांस स्टेज में आ जाते हैं, क्योंकि पार्किंसंस एक बार एडवांस स्टेज में चला गया तो उन्हें चलने में भी दिक्कत होती है, उनके रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं। तो ये जो होम मॉडिफिकेशंस है वो एक बहुत ज़रूरी है। और एक मज़े की बात मैं ये बताना चाहूँगा कि पार्किंसंस के पेशेंट आप अगर देखोगे तो उनको एक फ्रीजिंग फिनोमेना होता है, जब वो उठते हैं लेकिन चल नहीं पाते। अगर ऐसे पेशेंट को आप अगर साइकिल दोगे तो नॉर्मल चला लेगा साइकिल,
और क्योंकि वो विजुअल क्यूज जो है वो एक अलग सर्किट से जाते हैं। तो अगर पार्किंसंस के पेशेंट में अपन ने जो घर में भी जो समझना है कि समझो फ्रीजिंग हो रहा है, जब वो उठ रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हम फ्लोरिंग चेंज कर सकते हैं। तो फ्लोरिंग में आप जैसे जो चेस बोर्ड रहता है ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क या फिर कलरफुल ऑल्टरनेट, तो उस तरह की आप फ्लोरिंग लगा दो, तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगी चलने में, क्योंकि उनके जो अलग अलग जो विजुअल क्यूज़ है जो वहाँ से तो अलग सेंटर में जाते हैं, वो चलने में नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये जो होम मॉडिफिकेशंस है घर में, ये करना ज़रूरी रहता है फॉर पार्किंसंस, और इससे वो डेफिनेटली उनको मोबिलिटी में घर में आसानी होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये चेकर बोर्ड फ्लोरिंग जैसे आपने बोला है सर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अलॉन्ग विद दैट आई थिंक वी हैव टू एक्सपेक्ट द इनकन्सिस्टेंसीज ऑल्सो। हमेशा उनका बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं होता है, तो हमें काफ़ी उनके साथ संवेदनशीलता के साथ ही पेश आना पड़ता है। टाइमिंग्स में काफ़ी लेट हो सकते हैं, एंड दैट होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी एज ग्रुप जो सफ़र हो रहा है पार्किंसंस से। तो वो संवेदनशीलता काफ़ी हेल्प करती है, और सपोर्ट ग्रुप्स थेरेपीज भी काफ़ी हेल्प कर सकती है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि हाल ही में एक पेशेंट आए हमारे, यानी पेशेंट के केयर गिवर पार्किंसंस के, क्योंकि पार्किंसंस पेशेंट्स ने जाके उनके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट कर दी घर वालों के अगेंस्ट कि वो मेरे लिए प्लानिंग कर रहे हैं मुझे मारने की। तो ये भी ऐसी चीज़ें होती है, वो हमेशा शक करते हैं अपने घर वालों पे, अपनी वाइफ पे, अपने हस्बैंड पे, या फिर बेटों पे, बेटियों पे, और इस तरह से वो माहौल पूरा चेंज हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों में क्या होता है कि दवाइयाँ डेफिनेटली उसके लिए अवेलेबल है, वो हम देते हैं, लेकिन उसके अलावा सपोर्ट ग्रुप्स डेफिनेटली हेल्प करते हैं। तो उसके लिए ही हमने हमारे हॉस्पिटल में एक सपोर्ट ग्रुप भी चालू किया है, और वो मॉर्निंग में आके मिलते हैं एक दूसरे से, और इवन केयर गिवर्स भी मिलते हैं उनके। तो केयर गिवर्स भी मिलके वो आपस में डिस्कशन करते हैं कि हमने ये चेंजेस किए हैं घर में, हमने ये चेंजेस किए। तो आपस में जब वो मिलते हैं, एक दूसरे को जो भी प्रॉब्लम्स है वो सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉल्यूशन एक दूसरे से मिलता है, और वो जो एक सपोर्ट मिलता है कि कामनेस मिलता है कि एटलीस्ट मैं ही नहीं सफ़र कर रहा हूँ, सामने वाले भी, ये पेशेंट सभी ऐसे ही सफ़र करते हैं, तो हमें मिलके उसका किस तरह से आगे सोसाइटी में चेंजेस लाने हैं उसके बारे में सोचने में मदद मिलती है। जी, वो जो दिलासा मिलता है वो काफ़ी प्राइसलेस होता है। तो सर आई थिंक ऑलमोस्ट वी हैव टच्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ पार्किंसन, और मुझे लगता है कि काफ़ी टेक होम पॉइंट्स है जो हर एक ने अपने आप कहीं ना कहीं अप्लाई करने चाहिए, जिन्होंने भी पार्किंसंस के साथ डील किया है या करने वाले हैं अभी। तो सर फाइनली आप कुछ चेक पॉइंट्स बताना चाहेंगे पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में? पार्किंसंस डिजीज़ सभी पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्किंसंस डिजीज़ का अपन डेफिनेटली अच्छे से इलाज करवा सकते हैं। हमें अपने जो घर पे है, एक तो पार्किंसंस डायरी मेंटेन करनी है, हमें प्रॉपरली दवाइयाँ लेनी है, हमें वो पेशेंट को हमेशा इंस्पायर करना है कि वो फिज़िकल एक्टिविटी या कुछ करे। जब स्पेशली इनिशियल स्टेजेस में करेंगे तो अपन वो जो आगे की स्टेजेस है वो प्रिवेंट कर पाएंगे। हमें थोड़े घर में मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट्स कभी कभी वो आपके ऊपर शक कर सकते हैं या चिल्ला सकते हैं, आप तभी भी उनसे एकदम पोलाइटली और इस तरह से बिहेव करें जैसे कि आप उनके हर चीज़ में एक्सेप्ट कर रहे हैं, और समय पे वो दवाई लेके उसकी भी अपन सपोर्ट ग्रुप की हेल्प लें। आप कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटी सुबह शाम में करवाते रहें। अगर हम ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे और फिर हमें सोसाइटी की भी मदद मिलेगी, तो डेफिनेटली हम पार्किंसंस डिजीज़ के साथ अच्छे से लड़ पाएंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. And I hope this podcast have helped somebody out there. And yes, once again, thank you जो आपने एक overwhelming love हमको दिया है through subscriptions and आपके feedbacks. हमें काफ़ी इंतज़ार रहता है आप सभी लोगों का के कमेंट्स के लिए, ताकि हम अपना हर एपिसोड बेहतर बना सके और नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप गिविंग अस फीडबैक। थैंक यू सो मच। Thank you.